नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मधुकर शर्मा और आप मेरे साथ देख रहे हैं प्रॉफिट स्ट्रीट। और आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक सिलेक्शन की कि किसी भी स्टॉक को सिलेक्ट करने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। अगर हम उन बातों का ध्यान रखते हैं तो हम अच्छा स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हैं और भविष्य में हमें उससे बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। लेकिन अगर हमने कुछ फंडामेंटल को इग्नोर कर दिया ना तो हमारे पोर्टफोलियो पर बहुत बड़ा डेंट लग सकता है। और इस चीज़ से बचने के लिए हमें फंडामेंटल जानना बहुत ज़रूरी है उस कंपनी के बारे में जिसका हम स्टॉक खरीदने वाले हैं। तो क्या है वो चीज़ होती है, बहुत प्यार से, बहुत आसानी से, बहुत साधारण भाषा में आपको समझा देता हूँ। वो 4 चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। और वो कौन कौन सी 4 चीज़ें होती हैं? सबसे पहले होता है प्रॉफिट। किसी कंपनी का प्रॉफिट, अगर मान लिया उसका प्रॉफिट साल दर साल बढ़ता जा रहा है, मान लिया पिछले साल था 100 करोड़, इस बार 150 करोड़, फिर 200 करोड़, फिर 300 करोड़, अगर इस हिसाब से वो बढ़ रहा है, लगातार हर साल बढ़ रहा है, इसका मतलब कंपनी प्रॉफिट बनाती है, कंपनी स्ट्रांग है, उसकी सेल्स अच्छी है, या जो भी जिस क्षेत्र में काम करती है वो कंपनी बढ़िया काम कर रही है। उसके बाद आता है सेक्टर, वो किस सेक्टर में काम करती है। अगर हम कोई लॉन्ग टर्म का शेयर लेना चाहते हैं कि हम उसे भाई 10 साल, 15 साल या 20 साल रोक के रखना है, या 2-4 साल के लिए भी रोक के रखना है, तो हमें ये देखना है कि वो किस सेक्टर में काम करती है। सेक्टर क्या होते हैं? जैसे मान लिया रिन्यूएबल एनर्जी में काम करती है, ऑयल एंड गैस में काम करती है, ऑटो इंडस्ट्रीज में काम करती है, डिफेंस सेक्टर में काम करती है। ये सेक्टर्स होते हैं। इस सेक्टर से हमें पता चल जाता है कि ये सेक्टर कितना ग्रो करने वाला है आगे, तो हम उसके हिसाब से ही हम स्टॉक सेलेक्ट करते हैं। तीसरी चीज होती है, कंपनी के ऊपर कोई कर्जा तो नहीं है भाई, कर्ज के तले दबा हुआ तो नहीं है। अगर कर्ज ज्यादा होता है, डेट ज़्यादा होता है, या उसके ऊपर प्लेज ज़्यादा है कंपनी के ऊपर, तो ऐसी कंपनी भी हम सिलेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसी कंपनी की देनदारी बहुत ज़्यादा होती है। और इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है जिसको हमें बहुत अच्छे से देखना है, और वो होता है करंट असेट्स वर्सेस करंट लायबिलिटी। मतलब हमारे पास टोटल अपने पास कितना ताम झाम रखा है भैया, और देना कितना है। जैसे मैं अपने ऊपर उदाहरण मान के चलूँ, मैं एक छोटा सा दुकानदार हूँ, मेरे पास करीब करीब 10 लाख रुपए का माल रखा है मेरी दुकान में, और मेरी जो देनदारी है ना, जिनसे मैं माल खरीद के लाता हूँ, जिनसे या मेरा बिजनेस चल रहा है, उनके प्रति जो मेरी देनदारी है वो केवल 2 लाख रुपए की है। मतलब सामान मेरे पास 10 लाख रुपए का है और देनदारी है मेरे पास 2 लाख रुपए की, तो कोई दिक्कत नहीं है, 8 लाख रुपए तो मेरे पास फिर भी बचते हैं। तो करंट एसेट्स की तुलना में जो लायबिलिटी होती है ना, वो हमेशा कम होनी चाहिए। अगर लायबिलिटी कम है, इसका मतलब कंपनी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मोटी मोटी हमने 4 चीजें देख ली हैं। प्रॉफिट, कंपनी प्रॉफिट बना रही है लगातार, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे सेक्टर में काम कर रही है, भविष्य इस सेक्टर का अच्छा है तो बढ़िया है। कंपनी के ऊपर डेट या प्लेज नहीं है, मतलब कोई ऋण नहीं है इसके ऊपर, बहुत बढ़िया। और लास्ट, करंट असेट्स और लायबिलिटी का जो रेशो है ना, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास अपने पास खूब है, देने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी तक हमने देखा कि क्या कंपनी स्ट्रांग है, उसकी स्ट्रांगनेस पता चलती है उसके प्रॉफिट से, उसकी लायबिलिटी से, वो किस सेक्टर में काम करती है, या उसके ऊपर कर्जा है या नहीं है। अगर ये सारी चीज़ें सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम उसके अंदर एक कदम और आगे बढ़ सकते हैं। और अगला कदम क्या है? इंट्रिंसिक वैल्यू। और ये इंट्रिंसिक वैल्यू है क्या? एक्चुअली इसको हम एक तरह से एक्चुअल प्राइस भी बोल सकते हैं। जैसे अगर हम मान लिया एक पुरानी कार खरीदने के लिए जाते हैं, जो जिसकी नई की वैल्यू लगभग 6 लाख रुपए के आसपास है, लेकिन वो 1 साल पुरानी गाड़ी हमें मिल रही है केवल 2.5 लाख रुपए में। हम कहेंगे यार गाड़ी तो बढ़िया है, देखने में ठीक है, टायर वायर सब ओके है, इंजन नॉक नहीं कर रहा है, मतलब इंजन की आवाज़ नहीं आ रही है, धुआं भी नहीं दे रही है, 2.5 लाख रुपए में तो बुरा सौदा नहीं है, बढ़िया है। मतलब उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है लगभग 4.5 से 5 लाख होनी चाहिए थी, लेकिन वो तो हमें 2.5 लाख रुपए में मिल रही है 1 साल पुरानी गाड़ी केवल। तो ये होती है इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू से प्राइस कम में मिल रहा है, मतलब सस्ती मिल रही है गाड़ी। अगर हमें ऐसा कोई शेयर मिलता है जो अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम पे चल रहा है, इसका मतलब वो सस्ता है। तो एक चीज हमें ये नोट करनी है कि इंट्रिंसिक वैल्यू से कम में अगर प्राइस मिलता है तो वो एक आइडल शेयर होता है, लेकिन यहाँ पर नहीं खरीदना है। अभी कुछ और चीजें भी हैं जो हमें देखनी होगी। किसी भी शेयर को खरीदने से पहले हमें उसके बारे में ना कुछ छोटे छोटे से ना फंडामेंटल जानने बहुत जरूरी है। जैसे रेशो कितने प्रकार के होते हैं? रेशो होते हैं 4 प्रकार के। पहला पीई रेशो, दूसरा पीबी रेशो, तीसरा डेट रेशो, और चौथा करंट रेशो। ये चारों रेशो बहुत इंपॉर्टेंट है, और कौन सा रेशो कितना होना चाहिए ये मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले पीई रेशो। पीई रेशो क्या है? पीई रेशो का मतलब होता है प्राइस टू अर्न।
मतलब किसी चीज़ को हम कितना प्राइस पे कर रहे हैं उससे कुछ रिटर्न कमाने के लिए। अगर एक कंपनी का मार्केट कैप 1000 करोड़ रुपए है और वो 100 करोड़ रुपए कमाती है, तो उसके मार्केट कैप को उसकी अर्निंग से डिवाइड करेंगे तो पीई रेशो निकल जाएगा। 1000 करोड़ को 100 करोड़ से डिवाइड करते हैं तो आता है 10। इसका मतलब उस कंपनी का पीई रेशो है 10। सिंपल भाषा में अगर आप किसी को 100 रुपये दे रहे हो, है ना, तो वो आपको क्या दे रहा है, 1 रुपया कमाने के लिए। अगर किसी कंपनी का पीई रेशो 100 है तो इसका मतलब ये है कि आपने 100 रुपये दिया, बदले में आपने 1 रुपया कमाया। और एक कंपनी का पीई रेशो है केवल 10, तो इसका मतलब ये है कि आपने उससे 10 रुपये दिए और 1 रुपया कमाया। एक जगह तो 100 रुपये देके 1 रुपया कमा रहे हो और दूसरी जगह 10 रुपये देके 1 रुपया कमा रहे हो। इसका मतलब जितना कम होगा पी उतना ही बढ़िया है। तो आइडियल स्थिति ये है कि जिस कंपनी का पीई रेशो 20 से कम है वो आइडियल होता है। हमने कंपनी का पीई तो देख लिया, पर वो जिस सेक्टर में कंपनी काम करती है उस सेक्टर का पीई देखा नहीं। उस सेक्टर का पीई देखना भी जरूरी है। अगर सपोज किसी, जैसे मान लिया एफएमसीजी सेक्टर में कंपनी काम करती है, तो उस एफएमसीजी सेक्टर का पीई क्या चल रहा है। सपोज अगर एफएमसीजी सेक्टर का पीई 25 चल रहा है और उस कंपनी का जिसका हम शेयर खरीदना चाहते हैं उसका पीई 10 चल रहा है, इसका मतलब ये है सेक्टर की तुलना में हमारी जो कंपनी है जिसका हम शेयर खरीदना चाहते हैं वो बहुत सस्ती है और बहुत ही रिजनेबल प्राइस पे हमें उसका शेयर मिल रहा है, तो हमें इस कंपनी को कंसीडर करना चाहिए। अब बात करते हैं हम पीबी रेशो। पीबी रेशो क्या है, मतलब प्राइस टू बुक, बुक वैल्यू, इसे हम बुक वैल्यू कहते हैं किसी भी शेयर की। सपोज किसी शेयर की जो बुक वैल्यू है 200 रुपये, लेकिन उसका जो शेयर मार्केट में प्राइस चल रहा है 1000 रुपये, इसका मतलब बुक वैल्यू से 5 गुना ज़्यादा चल रहा है उसका प्राइस। बुक वैल्यू देखने की जरूरत क्यों पड़ती है। अगर मान लिया वो कंपनी कहती है कि भाई मैं अब बिजनेस नहीं करना चाहती, मुझे तो भाई वाइंड अप करना है, कंपनी बंद हो जाती है, तो जब आपका सेटलमेंट होगा या जब आपको उसकी कीमत दी जाएगी, जो आपके पास शेयर रखे, आपने तो 1000 रुपये के हिसाब से खरीदा है, लेकिन जो बुक वैल्यू है वो केवल 200 रुपये है, तो आपको मिलेंगे 200 रुपये पर शेयर के हिसाब से। तो ये होती है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू जितनी कम हो, मतलब बराबर हो, करंट प्राइस के आसपास हो, उतना ही बढ़िया। अब बात करते हैं हम डेट रेशो की। डेट रेशो क्या होता है, मतलब कर्जा। कंपनी के ऊपर कर्जा तो नहीं है। अगर कंपनी डेट फ्री है तो ये बहुत बढ़िया बात है कि कंपनी पर कोई कर्जा नहीं है, लेकिन हमने देखा है कि कुछ कंपनियों पर डेट होता है। डेट बुरी चीज़ नहीं होती, अच्छी बात है कि डेट है। डेट का कारण क्या होता है, अगर कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रही है, बढ़ा रही है, नई फैक्ट्री लगाई है, नया प्लांट लगाया है या नए नए स्टोर्स खोल रहे हैं, इसका मतलब कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ा रही है। कंपनी ने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कुछ कर्जा लिया है बैंकों से। अगर उसका बिजनेस बढ़ रहा है तो आने वाले समय में उसकी सेल भी बढ़ेगी। अगर उसकी सेल बढ़ेगी, पैसा आएगा, अर्निंग बढ़ेगी, तो डेट आराम से पे कर देगी। तो डेट रेशो कितना होना चाहिए, आइडियली अगर देखा जाए तो 0.5 से ज़्यादा डेट नहीं होना चाहिए। अगर इतना डेट है तो मैनेजेबल है, कंपनी आराम से कमाएगी। जो नया बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए उसने पैसे लिए थे बैंक से, पैसे आएंगे, अर्निंग होगी, तो डेट आराम से चला जाएगा। अगर डेट फ्री कंपनी है तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि वो उसने उधार लिया है, पैसा तो क्यों लिया है, क्या वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रही है, तो ये देखना भी बहुत जरूरी है। 0.5% से ज़्यादा डेट नहीं होना चाहिए, ये एक आइडियल स्थिति होती है। अगर डेट फ्री है तो बहुत बढ़िया है। अब बात करते हैं हम करंट रेशो की। करंट रेशो क्या होता है, करंट रेशो का मतलब ये है कि सपोज जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरी दुकान में 10 लाख रुपए का माल है और मेरी देनदारी है केवल 2 लाख रुपए की, तो 10 लाख रुपए में 2 लाख रुपए से अगर डिवाइड करते हैं तो आता है 5, मतलब मेरे पास 5 गुना ज़्यादा एसेट्स हैं लायबिलिटी की तुलना में। तो करंट रेशो जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा है, मतलब हमारे पास एसेट्स ज़्यादा होना चाहिए हमारी लायबिलिटी की तुलना में। तो जैसे हमने देखा हमारे पास 10 लाख रुपए का माल है, देने केवल 2 लाख रुपए ही थे, तो हमारे पास 5 गुना ज़्यादा एसेट्स हैं और लायबिलिटीज़ कम है हमारे पास। तो करंट रेशो हमेशा जितना ज़्यादा होगा उतना ही बढ़िया है। तो अभी तक हमने 4 रेशो देखे, पीई रेशो, प्राइस टू अर्न रेशो, ये जितना कम होगा उतना बढ़िया, आइडियल 20 है, 20 से अगर कम होता है तो वो अच्छा है। पीबी रेशो, बुक वैल्यू,
बुक वैल्यू जितनी उसके करंट प्राइस के आसपास होगी उतना ही बढ़िया है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं चाहिए बुक वैल्यू चल रही है 100 रुपये और प्राइस चल रहा है 2000 रुपये, ऐसा नहीं होना चाहिए, आसपास ही होनी चाहिए। तीसरा आता है डेट रेशो। डेट रेशो 0.5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब उस पर कर्जा इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए कंपनी को वो दे ही ना पाए, ठीक है ना। लास्ट में आता है करंट रेशो। करंट रेशो बस थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, बाकी ऊपर वाले 3 होने चाहिए वो कम होने चाहिए, नीचे वाला सबसे जो नीचे है करंट रेशो ये हाई होना चाहिए। तो ये चीज़ हम देखते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न, ज़्यादातर ये चीज़ ना मिस हो जाती है, पर हम आपको मिस नहीं करने देंगे। शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी कंपनी के अंदर उसके FIS की पोजीशन क्या है, DIS की पोजीशन क्या है, और साथ साथ उस कंपनी के जो प्रमोटर्स होते हैं, प्रमोटर्स मतलब जो कंपनी का मालिकाना हक रखते हैं, जिनके पास 50% से ज़्यादा शेयर होते हैं, वो कंपनी के मालिक होते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखना जरूरी है, कारण अगर कोई कंपनी ग्रोइंग कंपनी है तो उसके जो प्रमोटर्स होते हैं ना कभी अपना शेयर नहीं बेचते, वो हमेशा अपने पास रखते हैं। और FIS या DIS जो होते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो FIS और DIS जो होते हैं ना, अगर उनका शेयर होल्डिंग पैटर्न किसी शेयर के अंदर बढ़ रहा है, इसका मतलब ये है कि वो कंपनी प्रॉमिसिंग है कि आगे चलकर वो बहुत अच्छा रिटर्न देने वाली है। अगर किसी कंपनी के अंदर FIS की, DIS की और यहाँ तक कि कंपनी के जो शेयर होल्डर होते हैं, मतलब जो कंपनी के जो प्रमोटर्स होते हैं, अगर उनकी पोजीशन घट रही है, शेयर होल्डिंग पैटर्न उनका साल दर साल घट रहा है, इसका मतलब यह है कि कंपनी के अंदर कुछ ना कुछ फंडामेंटल दिक्कत है, इंटरनल दिक्कत है। ऐसी कंपनी से सावधान रहें, क्योंकि जब उनके खुद के ही लोग बेच रहे हैं तो हम क्यों जाएंगे खरीदने के लिए। और दूसरी तरफ अगर FIS, DIS और शेयर होल्डिंग पैटर्न जिसका अपना बढ़िया है, जैसे मतलब जो शेयर होल्डर होते हैं कंपनी के, जो कंपनी के प्रमोटर्स होते हैं, अगर उनकी धीरे धीरे करके उनकी पोजीशन बढ़ रही है, इसका मतलब ये है कंपनी अच्छी है, बढ़िया है और भविष्य में बहुत अच्छा रिटर्न देगी, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न देखना बहुत जरूरी है। तो आज हमने देखा कि हम कैसे फंडामेंटल चेक करते हैं किसी भी शेयर को खरीदने से पहले, पर ये इतना सारा तामझाम करने की आवश्यकता होती ही क्यों है, इतना सब क्यों देखना है, अच्छी कंपनी तो खरीद लेते हैं ना यार। ये देखना बहुत जरूरी है, ये रेशो देखना बहुत जरूरी है। और क्यों जरूरी है ये मैं बताता हूँ आपको। जैसे आपने देखा था कोविड के टाइम पे मार्केट धड़ाम से नीचे गिरी थी और बहुत सारे शेयर तो ऐसे थे जो अपने टॉप लेवल से 90% तक गिरे थे। ये 90% गिरने वाले शेयर कौन से थे? ये वही शेयर थे जिनके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नहीं थे, और इन शेयरों को रिकवरी करने में इतना टाइम लग गया बहुत ज़्यादा। और कुछ शेयर तो ऐसे हैं जो अभी तक रिकवरी नहीं कर पाए और उनको 5 साल या 7 साल या 10 साल लगेंगे अपना वही लेवल पहुंचने में जहां पर वो कभी थे 2020 के आसपास। लेकिन जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियां होती है ना, वो क्राइसिस में गिरती जरूर है, लेकिन इतनी नहीं गिरती कि 90% गिर जाए। सपोज अगर किसी का शेयर 1000 रुपये का चल रहा है ना, तो मैक्सिमम 600 रुपये तक आ जाएगा या 500 रुपये तक आ जाएगा, 50% तक के आसपास की गिरावट आ सकती है। लेकिन जैसे मार्केट में रिकवरी स्टार्ट होती है ना, तो सबसे पहले जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियां होती है ना, वो सबसे पहले रिकवर करती है और इवन वो अपने पुराने लेवल को तोड़ के भी ऊपर निकल जाती है बहुत तेजी से। इसीलिए फंडामेंटल चेक करना बहुत जरूरी है। अगर ऐसी कुछ दिक्कत आती है, मार्केट में क्राइसिस आता है, तो ये शेयर आपके पोर्टफोलियो को बहुत बड़ा डेंट नहीं देंगे, डेफिनेटली ये आपको प्रॉफिट ही देंगे भविष्य में।